नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास को लगातार देख रहे होंगे। जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोग बढ़ते हुए पहुंच गए थे कैबिनेट मिशन तक। कैबिनेट मिशन आने के भी कई कारण थे, जिसमें आपने पहला कारण देखा कि चुनाव हुआ। लेबर पार्टी की जीत हुई। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री जब बन गए तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक मिशन भेजा जाएगा, एक दल भेजा जाएगा और उस दल का नाम कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। भारत कब आया? 23 मार्च 1946 को। सदस्य इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। पिछला जो क्रिप्स मिशन था, जिसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, वह व्यक्ति भी इसमें सदस्य था। अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन है? अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर नहीं उठ रहा है तो गलत बात है। क्वेश्चन माइंड में उठने चाहिए। अध्यक्ष जब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं तो नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? क्योंकि जब क्रिप्स मिशन आया तो उसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उनके नाम पर क्रिप्स मिशन रखा गया। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उसका नाम लॉरेंस मिशन क्यों नहीं रखा गया और क्यों कैबिनेट मिशन रखा गया? तो ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी सदस्य हैं ये सारे लोग ऑल मेंबर कैबिनेट मिनिस्टर, सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे। तो जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव या भारत मंत्री थे, क्योंकि जब क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो उससे पहले क्लीमेंट एटली की जब सरकार बनी तो उन्होंने एमरी के स्थान पर किसको भारत सचिव बना दिया? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को। तो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और जो भारत सचिव होता है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कैबिनेट मंत्री होता है। तीसरे कैंडिडेट एवी अलेक्जेंडर।
नौसेना प्रमुख, नेवी चीफ, तीनों लोग कैबिनेट मंत्री थे। इसीलिए इस मिशन को क्या बोला गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आ गया। अपनी रिपोर्ट कब दिया? 16 मई 1946 को। अब क्वेश्चन आ जाए कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो आंसर होगा 16 मई 1946 को। अब रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट में कुछ ना कुछ सुझाव होंगे, कुछ ना कुछ एडवाइज होंगे। तो अब एडवाइज इसमें क्या क्या थे, क्योंकि इन्हीं सुझाव के वजह से भारतीयों ने इसे स्वीकार किया था। तो ध्यान दीजिए सुझाव पर। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया। जो मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, उस मांग को कैबिनेट मिशन के द्वारा नकार दिया गया कि हम पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय संघ जो फेडरल इंडिया बनेगा, उस फेडरल इंडिया में कौन कौन इंक्लूड होगा? प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। देसी रियासतों का मतलब है उस जमाने में भी राजा, रजवाड़े और नवाब होते थे। ब्रिटिश प्रांत, जैसे पिछली क्लास के दौरान जब भारत शासन अधिनियम 1935 और उसी में हम लोगों ने चर्चा किया था कि 1937 में 11 राज्यों में चुनाव हुआ था, तो ये ब्रिटिश प्रांत को शामिल करने का सुझाव दिया। मतलब यह है कि देसी रियासतों और ब्रिटिश स्टेट को इंक्लूड करके एक इंडियन फेडरल सिस्टम कंप्लीट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, संविधान सभा के गठन की बात कही। मतलब इसमें संविधान सभा की बात कही, भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। और अंतरिम सरकार की भी गठन की बात की गई। तो देखिए 4 मांगों में, अब जैसे इसी में से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का कौन सा सुझाव नहीं था? क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं नहीं करके। अब 4 पॉइंट दे दिया, और अगर आप चारों पॉइंटों को डिटेल से नहीं पढ़े हैं और पाकिस्तान की मांग को नकार दिया, तो आपके माइंड में ये चलेगा तो पाकिस्तान तो अलग हुआ, इसका मतलब उसे स्वीकार किया, तो इसको भी सही मान लेंगे। लेकिन नहीं, कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था। और जब भारत शासन अधिनियम 1947 आया, तब देसी रियासतों को जो है कि अलग होने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जो कैबिनेट मिशन आया था, उसके द्वारा देसी रियासतों को शामिल करने की बात कही गई थी। संविधान सभा की मांग जो है कि गठन की बात कही गई, अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई। ये पॉइंट तो लगभग लोगों को क्लियर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया और भारतीय संघ में देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को शामिल करने की बात को ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये चीजें शामिल की गई। अगला ये है कि अब हम लोग ज्यादा डिटेल जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं संविधान सभा के गठन की।
ध्यान दीजिए, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, तो टोटल मेंबर 389। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389, 389। अब ये जो 389 मेंबर हैं ये कैटेगराइज किए गए हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389, 389, और ये कैटेगराइज किए गए थे। कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि किस क्षेत्र से, किस समुदाय से, किस वर्ग से कितने लोग आएंगे। 290 ब्रिटिश प्रांतों, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब यह है कि भारत का वह क्षेत्र जिस पर ब्रिटेन का कब्जा है। तिरानवे सदस्य देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, क्योंकि अभी बताया था कि ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। अब ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन है? दिल्ली, कुर्ग, कुर्ग कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। अलवर, अजमेर, अलवर, अजमेर, बलूचिस्तान। कौन कौन? दिल्ली आप समझ ही रहे हो, भारत की राजधानी। कुर्ग कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। अलवर और अजमेर राजस्थान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में आज के समय पर। तो संविधान सभा का चुनाव होना था। क्या होना था? चुनाव। चुनाव कैसे होना था? तो ध्यान दीजिए, चुनाव अप्रत्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब यह हुआ कि राज्य में जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। संविधान सभा का एक सदस्य दस लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा में जो एक मेंबर आएगा वो कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख जनसंख्या।
अब अगला पॉइंट, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? संविधान सभा का चुनाव, इलेक्शन, नोट करते जाइए। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कितनी सीटों के लिए? 296। 296 कौन सी? 292 प्लस 4। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? 296 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, और जो 93 सीटें हैं यहां पे चुनाव नहीं होना है। यहां पे क्या होगा? मनोनीत किए जाएगा। जो रियासत है वहां का राजा या नवाब किसी भी व्यक्ति को या स्वयं संविधान सभा में शामिल हो सकता है। तो चुनाव कितनी सीटों के लिए होना था? 296 सीटों के लिए। अब चुनाव हुआ तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली। कितनी सीटें मिली? 208 सीटें। 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली। 15 सीटें अन्य दलों को मिली। ध्यान दीजिए, साम्यवादी एवं हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली। कहने का मतलब यह है कि जो साम्यवादी दल था, जो हिंदू महासभा थी, उसको संविधान सभा में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। नोट कर लिया? अगला पॉइंट, 15 सदस्यों में से 8 सदस्य स्वतंत्र, जिनको कह सकते हो निर्दलीय, अन्य पार्टियां जैसे लेबर पार्टी, कृषक पार्टी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी एक दलित पार्टी करके थी। इस प्रकार 15 सदस्य चुनकर आए, मतलब अन्य पार्टियों के। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीटें अन्य दलों को मिली। साम्यवादी दल एवं हिंदू महासभा को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए, इन सदस्यों का तो कोई मतलब है नहीं।
अब जो मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनको ये लगा कि संविधान सभा में हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हैं, इसलिए मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संयुक्त संविधान सभा के बहिष्कार की घोषणा किया और पृथक संविधान सभा की मांग की। तो आप इसको इस प्रकार कैसे लिख लीजिए, मुस्लिम लीग ने अपनी स्थिति कमजोर देखकर संयुक्त संविधान सभा के बहिष्कार की घोषणा एवं पृथक संविधान सभा की मांग किया। जब मुस्लिम लीग ने देखा कि हमारी स्थिति कमजोर है तो उन्होंने संयुक्त संविधान सभा के बहिष्कार की घोषणा किया और पृथक संविधान सभा की मांग किया। जब मुस्लिम लीग ने इस प्रकार की मांग किया तो उस पर कांग्रेस के सदस्यों ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। तो इसकी तो डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। पूरे भारत में एक प्रकार से सांप्रदायिक दंगा हुआ और इस सांप्रदायिक दंगे के दिन को भारतीय इतिहास में काला दिन कहा जाता है। और ये काला दिन किसने कहा था? श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था। देखिए, यही तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सेलेक्ट करवाएंगे। सेलेक्ट करवाने का मतलब यहां पर ये था, जो सामान्य क्वेश्चन हैं वो तो सभी कर लेंगे, लेकिन जो डीप क्वेश्चन हैं वो सभी कर नहीं पाएंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। और आप देख रहे होंगे जो हम आपको बता रहे हैं, ये किसी एक किताब में सारे तथ्य मिलने वाले नहीं हैं। इस बात का आप विश्वास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत करवाइए, ताकि इस कोरोना काल में जो बैठे हुए लोग हैं कुछ पढ़ाई कर लें, या कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो भी पढ़ के भारतीय संविधान का निर्माण एवं भारतीय संविधान का
अध्ययन कर सकते हैं, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने संविधान का जाने, अपने ऊपर होने वाली शासन व्यवस्था को जाने, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको संविधान के द्वारा मिलेगी। तो जो घर में बैठे हुए लोग हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ना करने का मतलब यहाँ पे ये है कि लॉकडाउन के वजह से चीज़ें बंद होने के कारण, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, अभिभावक भी क्लास देख सकते हैं, क्लास का आनंद उठा सकते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें। तो काला दिन या काला दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। क्यों मनाया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कम थी। अगला पॉइंट, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अनुसूचित जाति, एक एंग्लो इंडियन भी था। एंग्लो इंडियन समझते हैं ना? और उस व्यक्ति का क्या नाम था? फ्रैंक एंथनी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। संविधान सभा में एक एंग्लो इंडियन का नाम बताइए, तो उसका क्या नाम है? फ्रैंक एंथनी। एक नेपाली भी था, मतलब एक नेपाली भी था जो बंगाल से चुन के आया था। अब इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन के द्वारा आपने देखा कि चुनाव हुआ, परिणाम आया, और जो है मुस्लिम लीग ने विरोध किया। विरोध करते रहे, फिर भी संविधान सभा की बैठक की डेट आ गई। तो संविधान सभा की बैठक, अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष अर्थात प्रोक्टम स्पीकर। प्रोक्टम स्पीकर का एक काम होता है
सिर्फ शपथ दिलवाना। तो शपथ दिलवाने का काम किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगला पॉइंट ये है कि प्रोक्टम स्पीकर किस व्यक्ति को बनाया जाता है? वरिष्ठ व्यक्ति को। जो सबसे वरिष्ठ कैंडिडेट होता है उसी को प्रोक्टम स्पीकर बनाते हैं। लेकिन यहां पर वरिष्ठ कहने का मतलब उम्र से नहीं है। वरिष्ठ का मतलब यह है कि सदन में लंबे समय तक रहने का अनुभव जिस व्यक्ति के पास होता है, हम उसे प्रोक्टम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। तो अब यहां पर एक जो है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के पास कहां का अनुभव हो गया? इनको कहां पर कार्य करने का अनुभव था? तो ध्यान दीजिए, हमने भारत शासन अधिनियम 1919 में बताया कि संसद में 2 सदनात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई और संसदात्मक शासन प्रणाली शुरू होने के वजह से जो पहला सदन था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव वगैरह हुए। और चुनाव जब हुआ था तो जब बैठकें वगैरह शुरू हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संसद में काम करने का अनुभव था, इसीलिए उन्हें संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, प्रोक्टम स्पीकर बना दिया गया। टेक्निकल टीम, अगला पॉइंट चलिए। तो प्रोक्टम स्पीकर किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, वरिष्ठ कैंडिडेट को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए, यह परंपरा कहां से ली गई? ये परंपरा जो है फ्रांस से ली गई है। अब अगला पॉइंट ये है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए? 211 लोग शामिल नहीं हुए। पहली बैठक में कौन कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जो शामिल नहीं हुए? मुस्लिम लीग के सदस्य और देशी रियासतों के सदस्य शामिल नहीं हुए। कौन कौन शामिल नहीं हुआ? मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए और देशी रियासतों के सदस्य शामिल नहीं हुए। अगला है संविधान सभा की दूसरी बैठक। हाँ, आगे ध्यान दीजिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला संविधान सभा का उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब आप ध्यान दे, मतलब सोच रहे होंगे कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी है तो यहां पे HC मुखर्जी क्यों लिखा होता है? तो बंगाल में जो है कि का मतलब बंगाल में इसको C से लिखते हैं, लेकिन अब का को के से लिखने का काम शुरू हो गया है। ज्यादातर अब लेटेस्ट वर्ड यूज हो रहा है। जैसे आप देखिए पुराने बुकों में या न्यूज़पेपर में तो कोलकाता को पहले सी से लिखते थे, लेकिन आजकल कोलकाता को के से लिखते हैं। इसीलिए कुमार सी से शुरू होता था। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे HC मुखर्जी, ज्यादातर किताबों में मिलेगा। अगला पॉइंट यह है कि इसमें
कौन कौन शामिल हुआ? शामिल। दूसरी बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए, देशी रियासतों के सदस्य शामिल हुए और कांग्रेस के लोग तो शामिल हो ही रहे थे। एक चीज और ध्यान दीजिए, धीरे धीरे देशी रियासतें संविधान सभा में शामिल होना प्रारंभ कर दिया, लेकिन हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत है जिसके सदस्य कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। क्वेश्चन अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से किस रियासत के सदस्य संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुए, तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद रियासत के सदस्य। भारत को जब आजादी मिली उस समय 565 लगभग रियासतें थी। 565 रियासतों में हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। अगला पॉइंट, संविधान सभा की तीसरी बैठक। दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए हैं। अब लगातार अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? भारतीय संविधान का एक कच्चा मसौदा, मतलब हमारे संविधान में ये चीजें शामिल होनी चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, जिसे संविधान का कच्चा मसौदा कहते हैं। और ये कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को। इस प्रकार संविधान के निर्माण के लिए अनेक प्रकार की समितियों का भी गठन किया गया। संविधान सभा के समितियों की चर्चा अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लासेज मूल मंत्रा।